डियर स्टूडेंट, पहले के वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को देखेंगे। कैसे हम कुछ जटिल केसेस में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि कूलाम के नियम की सहायता से या अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। जहां आवेशों के सतत वितरण के कुछ निकाय द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत के प्रयोग से जटिल होती है, वहां पर हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं। पहला केस हमारे पास अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना हमारे पास कोई अनंत लंबाई का तार है, इस पर जब हम आवेश देंगे तो यह इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यदि हम इस तार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P ले लें और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें, तो आवेश के इस पोर्शन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इस पोर्शन के कारण इस तरफ होगी, इसके कारण इस तरफ होगी, ऐसे ही अन्य आवेशों के कारण अलग अलग दिशाओं में होंगी, इसके कारण इस तरफ होंगी। तो कैसे ज्ञात किया जाए, तो हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो इस आवेश के कारण तो हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। हम इनके जो एडसेंट चार्ज हैं उनके कारण हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। सपोज दैट हमने कहा कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। अब पैरेललोग्राम मेथड जो है वेक्टर एडिशन का या समांतर चतुर्भुज नियम से हम जानते हैं कि यदि दो सदिश हमारे पास हैं और वो इस प्रकार हैं कि वो समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट भुजाओं का निर्माण करते हैं, तो उनका जो परिणामी होता है उनके विकर्ण की सीध में होता है। तो E1 और E2 का परिणामी आगे की तरफ होगा और उसके नीचे वाला जो चार्ज था हमारे पास उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की तरफ है। ऐसे ही अन्य आवेश जो उनके अगल बगल के जो आवेश हैं उनके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर होगी। इतना हम समझ गए कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा सामने की ओर होगी, बिल्कुल सीधे होगी। अर्थात इस बिंदु पर यदि हम देखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, इस बिंदु पर यदि हम देखना चाहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, और यदि हम इस बिंदु पर देखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, अर्थात बिल्कुल सीधी दिशा में होगी। तो फिर हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का ये तार सामने पे दिख रहा है आपको, और जब इसको हम +Q आवेश देंगे तो ये इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस तार के चारों तरफ सीधे लंबवत दिशाओं में होंगी, जैसे कि फिगर से भी हमको दिख रहा है। यदि इस तार से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम गॉस प्रमेय की सहायता से करेंगे। और गॉस प्रमेय में हम जानते हैं कि हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। और याद रखिए कि गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेना चाहिए कि वो सिमेट्रिकल हो, अर्थात r दूरी पर हमें निकालना है तो वो r दूरी केवल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी हो सकती है, इससे भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसके आगे की तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो हमें इस तरह का एक सरफेस लेना पड़ेगा जिसके लिए इस तार की दूरी r जो है वो सभी दिशाओं में समान रहे। तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हमने एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया। इस बेलनाकार पृष्ठ में चारों तरफ जो डायरेक्शंस होंगी तार के r दूरी ही रहेगी। अब हमारे पास इस गॉसियन सरफेस में हम इसको 3 तलों में विभाजित करते हैं। आमने सामने के 2 तल जो हैं वो सीधे तल हैं और एक बीच का वक्र तल है। तो पहला सरफेस S1, दूसरा जो वक्र पृष्ठ है S2 और तीसरा S3। गॉसियन सरफेस की सहायता से अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हम इसमें एक अल्पांश ले लेंगे। एक हमने अल्पांश ले लिया जिसका मान ds1 है और उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है, वो उसके लंबवत बाहर की ओर होगी। कर्व सरफेस में भी हम एक सरफेस ले लेंगे
जिसकी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है लंबवत दिशा में, और S3 सरफेस में भी हमने एक अल्पांश DS3 ले लिया जिसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लंबवत बाहर की ओर है। अब हम जरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अध्ययन करते हैं। DS1 सरफेस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ऊपर की ओर है, S2 पर भी ऊपर की ओर है और S3 पर भी ऊपर की ओर है। तो हमारे पास ये फिगर आ गया है। अब इस फिगर से हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम अलग अलग सरफेस के लिए निकाल लेते हैं, फिर उनका सम निकाल लेंगे। हम पहले सरफेस S1 के लिए निकालेंगे कि उससे होकर जाने वाला फ्लक्स कितना है, फिर हम S2 सरफेस से होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे कि कितना है, और फिर S3 पृष्ठ से होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे और टोटल फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे। जो बेलनाकार पृष्ठ हमने लिया है उसकी लंबाई यदि L हो हमारे पास, तो इसका जो आवेश का रेखीय घनत्व होगा लैम्डा चार्ज ओवर लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर L। Q आवेश है और L सिलेंडर की लंबाई है जो गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा L हो जाएगी, अर्थात जो ये आवेश Q है इसके कारण ही पूरे जो बंद सरफेस गॉसियन सरफेस हमने एक बेलनाकार पृष्ठ लिया है इसके भीतर वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। पहले सरफेस के लिए हम निकालेंगे d∅1 इज इक्वल टू E डॉट DS1। DS1 सरफेस हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था S1 सरफेस पे, और उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारे पास E डॉट DS1। ऐसे ही हम S1 सरफेस पे एक एलिमेंट और लेंगे DS1, फिर एक और एलिमेंट लेंगे, फिर एक और एलिमेंट और लेंगे, और पूरे सरफेस S1 सरफेस के लिए जो इसका मान है उसको निकालने के लिए हम उन सबको जोड़ देंगे। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो हमारे पास φ1 इज इक्वल टू E DS1 cos 90। फिगर पे देख सकते हो कि DS1 और E के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। cos 90 की वैल्यू 0, इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस 0, φ1 इज इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड सरफेस के लिए निकालेंगे ठीक इसी तरीके से, d∅2 इज इक्वल टू E डॉट DS2। ये DS2 एक स्मॉल पोर्शन के लिए था कर्व्ड सरफेस पे। पूरे कर्व्ड सरफेस पे हम ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस लेते रहेंगे, इतने अल्पांश लेते रहेंगे, और उनके कारण जो फ्लक्स होगा हम उसको ज्ञात करेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे। मैथमेटिकली फिर से हम उनको क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन। तो φ2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS2। अब यहाँ पर भी हम A डॉट B जो दो सदिशों का अदिश गुणन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो E DS2 cos 0 डिग्री। फिगर में देखिए कि DS2 और E दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है। तो φ2 इज इक्वल टू हमारे पास E DS2 cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यस 1। तो φ2 की वैल्यू हमारे पास E DS2। अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर से हम E को बाहर निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट टर्म है इस केस में हमारे पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ द DS2 हमारे पास इंटीग्रेशन साइन में बच जाएगा। अब DS2 ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस जो हमारे पास उसका मान होता है 2πRL, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो सीधे से लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास बेलन की ये L है ऑलरेडी, और चौड़ाई उसकी जो उसका परिधि है, परिधि कितनी है 2πR, इसलिए φ2 इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। तो हमारे पास दो सरफेस का फ्लक्स हम निकाल चुके हैं। पहले सरफेस के लिए हमने निकाला फ्लक्स का मान 0, दूसरे सरफेस के लिए हमने निकाला E इंटू 2πRL। तीसरा सरफेस सिमेट्रिकल है पहले सरफेस के तरह, तो उसका मान भी 0 ही आएगा। हम इसको भी देख लेते हैं। तीसरे सरफेस के लिए d∅3 इज इक्वल टू E डॉट DS3, फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। φ3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS3। A डॉट B वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे हम, अदिश गुणन का फॉर्मूला। E और DS3 के बीच फिर से जो एंगल है 90,
cos 90 का मान फिर से 0 हो जाएगा, द होल टर्म विल बी 0, द रिजल्ट इज 0, सो द phi3 इज इक्वल टू 0, phi3 का मान क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास phi1 मिल गया, phi2 मिल गया, phi3 मिल गया, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा उसका मान phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, इनकी वैल्यू रख लीजिए। तो phi इज इक्वल टू phi1 की जगह 0 आ गया, phi2 की जगह e इंटू 2 पाई आर एल आ गया और phi3 की जगह 0 आ गया, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास e इंटू 2 पाई आर एल हो गया। लेकिन गॉस की प्रमेय से हमें मालूम है कि जो फाई होता है फ्लक्स वो q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम इस पोर्शन को इस पोर्शन के इक्वल रख देंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अभी हमने शुरुआत में लिखी थी लैम्डा एल, जहाँ लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है या आवेश का रेखीय घनत्व है। अब ये L कैंसिल हो जाएगा L से और हमारे पास बच जाएगा E इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो हमारे पास E के साथ है मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अनंत लंबाई का यदि हमारे पास कोई आवेशित तार है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम। क्या होगा न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास कोई सीट है और इसको जब आवेश दिया गया है तो यह इस पर क्या हो गया है समान रूप से वितरित हो गया है। अब जरा हम देख लें इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ऑब्वियसली प्लस के कारण सीधे बाहर की ओर होगी, इस तरीके से बाहर की ओर होंगी, इस तरफ डायरेक्शन, इस तरफ भी होंगी बाहर की ओर होंगी। हमारे पास कोई अनंत विस्तार की कोई सीट है हमारे पास, जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो यह इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाती है, दिस वन। अब यदि इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। इस बिंदु पर हमें मान लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, बेलनाकार पृष्ठ। ये जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है इसका जो समतल एरिया है, अर्थात जितना एरिया ये प्लेट पर कवर कर रहा है, लेट अस सपोज वो S है, वो आप A भी ले सकते हो, कुछ भी उसकी वैल्यू ले सकते हो। सरफेस में जितना हिस्सा वो कवर कर रहा है, अर्थात ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, क्योंकि जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के कारण जितने आवेश कवर किए गए हैं उसके कारण ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसका एरिया है वो S है, तो अगर वो S है तो इस सरफेस का एरिया भी टोटल सरफेस S होगा, इसका भी कितना होगा S होगा। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फिर से हम इस पर एक अल्पांश ले लेते हैं प्रत्येक पृष्ठ पे, जो दो इसके समतल पृष्ठ हैं और एक कर्व पृष्ठ जो इसका है। पहला सरफेस ds1 हमने उस पर एक अल्पांश ले लिया है, उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो एरिया वेक्टर है दोनों की दिशा एक ही तरफ है। सेकंड सरफेस में जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा ऊपर की ओर है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो सामने की ओर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और तीसरे सरफेस में एक अल्पांश ds3 ले लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर ds3 की दिशा एक ही है। फिर से वही तरीका हम यूज करेंगे, प्रत्येक सरफेस के लिए हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे और टोटल फ्लक्स को ऐड कर लेंगे। यदि हमारे पास आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा हो, तो जो पृष्ठ गॉसियन सरफेस ने प्लेट पर घेरा हुआ है उसके लिए आवेश का मान आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। एस सरफेस एरिया है जो गॉसियन सरफेस ने
पतली चादर पर घिरा हुआ है। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गॉसियन सरफेस में हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो केवल उस आवेश के कारण ही बनता है जो कि पृष्ठ के भीतर हो। तो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि जो पृष्ठ के भीतर जो आवेश है उसकी जो वैल्यू है सिग्मा एस। तो पहले सरफेस के लिए हम देखेंगे d∅1 = E डॉट ds1, और ये एक छोटे से पोर्शन के कारण था। ऐसे ही उस पृष्ठ में हम बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन लेके उनका सम कर लेंगे और उसके लिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो ∅1 = E ds1 cos 0। फिगर में क्लियर दिख रहा है कि E और ds1 दोनों की डायरेक्शन एक ही है, अर्थात उनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। और cos 0 की वैल्यू हमें मालूम है, फिर से cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 का मल्टीप्लाई किसी टर्म के साथ करेंगे तो वही टर्म हमको मिल जाएगा। सो ∅1 = E ds1। ये फिर से हमारे पास इस केस में एक कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे। तो ∅1 = E इंटीग्रेशन ऑफ ds1। इंटीग्रेशन ऑफ ds1 हमारे पास जो समतल पृष्ठ है उसका टोटल एरिया, और हमने शुरुआत में देखा था कि वो टोटल एरिया S के बराबर है। तो ∅1 की वैल्यू हमारे पास निकल गई ES। सेकेंड सरफेस के लिए d∅2 = E डॉट ds2। अगेन फिर से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। E और ds2 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमारे पास ∅2 = E ds2 cos 90। cos 90 0 मल्टीप्लाई विद द E ds2 विल 0। तो ∅2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ∅2 = 0। ∅1 हम निकाल चुके हैं, ∅2 हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास ∅3 S3 सरफेस S1 सरफेस के सिमेट्रिकल है तो उसकी वैल्यू भी जो ∅3 की वैल्यू आएगी वो भी ES ही आएगी। करके देख लेते हैं। d∅3 = E डॉट ds3, और बहुत सारे पोर्शन लेंगे छोटे छोटे और उनका सम अप करेंगे अर्थात इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ∅3 = इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3। अदिश गुणन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो E और ds3 इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, अर्थात उनके बीच का एंगल क्या है? 0 है। E ds3 cos 0। cos 0 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाइड विद द ds3 वी विल गेट द E ds3। E फिर से हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से। तो ∅3 = E इंटीग्रेशन ऑफ ds3। और इंटीग्रेशन ऑफ ds3 यानी कि समतल पूरे जो समतल पृष्ठ है हमारे पास उसका पूरा एरिया, और हमने शुरुआत में देख लिया था वो S के बराबर है। तो ∅3 = ES। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा ∅ = ∅1 + ∅2 + ∅3, और वैल्यू रख लेंगे हम। ∅1 की वैल्यू ES, ∅2 की वैल्यू 0, ∅3 की वैल्यू ES। ∅ = twice of ES। गॉस के प्रमेय से हमें मालूम है कि ∅ = Q/ε0। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो ट्वाइस ऑफ ES = Q/ε0। Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि आवेश जो गॉसियन सरफेस ने घेरा हुआ है वो सिग्मा S, उस वैल्यू को हम रख लेंगे। तो ट्वाइस ऑफ ES = सिग्मा S/ε0। सिग्मा S किसके स्थान पे आया? Q के स्थान पे आया। अब S कैंसिल विद द S, तो हमारे पास E = कितना बच जाएगा? E = सिग्मा 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2ε0। सो E = सिग्मा ओवर 2ε0। तो ये हमारे पास अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E = सिग्मा ओवर 2ε0। तीसरा केस हम देखेंगे, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है। अब इसको जब +Q आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमारे पास P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ऐसा सरफेस बनाना पड़ेगा जो सिमेट्रिकल हो। तो एक गोलीय कोश हमारे पास है तो इसके चारों ओर एक दूसरा गोलीय कोश रख दे तो उसकी जो दूरी होगी सभी बिंदुओं की गोलीय कोश से समान दूरी पर होगा। तो हम एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। याद करने के लिए इसमें एक छोटा अल्पांश लेंगे ds,
और उसकी जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है त्रिज्यीय रूप से, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में है। एक महत्वपूर्ण चीज की जो बिंदु P है ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो इस सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, इसके भीतर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे भी हो, अर्थात वो गोलीय कोश से बाहर है। यदि यहाँ पर हो तो वो गोलीय कोश की सतह पर है, और यदि यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तो गोलीय कोश के भीतर है। तो 3 कंडीशन हम लेके चलेंगे कि एक गोलीय कोश से बाहर, जो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं, दूसरा हम सतह पर रख लेंगे, और तीसरा गोलीय कोश के भीतर। यदि गोलीय कोश के भीतर है तो उसके लिए भी हम एक गॉसियन सरफेस ऐसा खींच लेंगे। यदि गोलीय कोश के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो हमारे पास Q की जो वैल्यू आ जाएगी, आवेश जो होगा Q इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा। ये हमारे पास आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो आवेश Q है हमारे पास, और क्षेत्रफल किसी गोले का r त्रिज्या के गोला अगर हमारे पास है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 4πr² होता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4πr², यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो Q इज इक्वल टू 4πr² सिग्मा। यानी कि ये वो आवेश है जो कि वैद्युत फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, इस सरफेस के लिए इस अल्पांश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो d फाई, और उसकी वैल्यू E डॉट ds। ऐसे ही हम एक अल्पांश यहाँ पे ले सकते हैं, एक अल्पांश यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, और बहुत सारे अल्पांश आएंगे, उनके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा उन सबको जोड़ देंगे। जो तरीका है वो इंटीग्रेशन का है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds आ जाएगा। अदिश गुणन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds दोनों एक ही दिशा में है। cos 0 की वैल्यू 1, E ds आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू E ds, E फिर से हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ द ds यानी कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल प्लस इस अल्पांश का क्षेत्रफल प्लस इस अल्पांश का क्षेत्रफल, तो ये जो छोटा, ये जो हमारे पास ये गोलीय कोश है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल, तो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना होगा, यस 4πr²। फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। अगेन फाई की जो वैल्यू होती है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रख लेंगे, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू 1 ओवर 4π∁0 Q ओवर r²। हम Q के स्थान पे वैल्यू जो 4πr² सिग्मा भी रख सकते हैं, और इसको हम जब रखेंगे तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4π∁0, Q की जगह 4πr² सिग्मा आ गया अपॉन r²। Now 4 कैंसिल विद द 4, पाई कैंसिल विद द पाई, हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट r² ओवर r²। तो कैपिटल R उसकी त्रिज्या है और स्मॉल r उसकी दूरी है। अब यदि वो सरफेस पर हो, अर्थात कि P बिंदु यहाँ पर न होकर के यहाँ पर स्थित हो, इसके सरफेस पर स्थित हो, तो सीधी सी बात है कि स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, और ये दूरी कितनी है, R है। तो सिंपली इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख लेंगे। वैसे ही इस फॉर्मूले में भी हम कैपिटल R की जगह R रख सकते हैं, या फिर इसको इस स्टेप से सॉल्व करते हुए हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू R, E इज इक्वल टू 1/4π∁0 Q ओवर स्मॉल r² था, तो उसकी जगह क्या ले ली, कैपिटल R² ने ले लिया। ठीक इसी प्रकार 1/4π∁0 और Q की वैल्यू हमने रख ली फिर से यहाँ पर 4πr² सिग्मा। नाउ कैपिटल R² कैंसिल द कैपिटल R², 4π कैंसिल विद द 4π, तो हमारे पास बच गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यदि जो बिंदु है वो गोले के भीतर स्थित हो, अर्थात जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैपिटल R से कम हो जाए, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो बिंदु यहाँ पर स्थित होगा भीतर,
यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। हमने मान लिया यहाँ पर है, इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे और गॉसियन सरफेस के लिए जो मान होता है गॉस के प्रमेय से, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस इस कंडीशन में है, क्या इसने अपने भीतर कोई आवेश रखा हुआ है? इसके भीतर कोई आवेश है इतने पोर्शन पे? बिल्कुल नहीं, कोई भी आवेश नहीं, क्योंकि पूरा आवेश यहाँ बाहर की ओर है, इस पृष्ठ पर है। तो जब आवेश 0 होगा तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू 0 हो गया तो फाई इज इक्वल टू 0, अर्थात E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू 0। तो इसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई भी आवेश नहीं है गॉसियन सरफेस के भीतर, तो E का मान 0। यदि हम दूरी के बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ देखें तो हमको ये इस तरह से दिखाई देगा। केंद्र पर, यहाँ केंद्र से इसकी परिधि तक जाते जाते E का मान 0, और परिधि पर इसका मान E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। और ये ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे कि पूरा आवेश इसके केंद्र पर रखा गया हो। यदि क्यू आवेश यहाँ केंद्र पर रखा होता तो इससे कैपिटल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस गोलीय कोश के कारण जो इसकी परिधि पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसी तरीके से बिहेव कर रही है। लेकिन उसके आगे दूरी के बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम होती जाती है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। आज के वीडियो में हमने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखे। प्रसिद्ध परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तीनों ही डेरिवेशंस हैं और बहुत ही सरल भी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।